तरह से वो सोच रहा था कि आलमी दुनिया भारत की मजबूत सफारतकारी के कॉन्टेक्स्ट में उसकी सपोर्ट करेगी पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो भी नहीं हो सका। तो इसलिए अब इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं मोदी कि किसी तरीके से भारतीय आवाम को गुमराह किया जा सके। तो सबसे पहले सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं कितने झूठ बोले जाएंगे अपनी जो शिकस्त है, अपनी जो शर्मिंदगी है, उस पर पर्दा डालने के लिए? देखें, भारत की जो सियासी और अस्करी क़ियादत है जी, वो आजकल रात को डरावने ख्वाब बहुत देखती है और उन डरावने ख्वाब में पाकिस्तान उसके ऊपर भारी नज़र आता है। इसलिए वो ख्वाबों के अंदर रहते हुए अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए कुछ इस किस्म के ख्वाब दिखाते हैं कि हमने पाकिस्तान का ये नुकसान कर दिया, हमने टारगेट अचीव कर लिया, हमने जो चाहते थे वो कर लिया, पाकिस्तान को हमने एक्सपोज कर दिया, पाकिस्तान के साथ हमने ये किया। लेकिन जो असल हक़ाइक़ हैं वो ये है कि भारत इस पूरे एडवेंचर के कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ है, यानी सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स में नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आइसोलेट हुआ है। और उसका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर था अमेरिका के साथ भी उसके ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं, चीन के साथ उसके ताल्लुकात पहले से मुतासिर थे। और जिस तरह से वो सोच रहा था कि आलमी दुनिया भारत की मजबूत सफारतकारी के कॉन्टेक्स्ट में उसकी सपोर्ट करेगी पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो भी नहीं हो सका। तो इसलिए अब इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं मोदी कि किसी तरीके से भारतीय आवाम को गुमराह किया जा सके और बताया जा सके कि हमने टारगेट अचीव किया है। लेकिन उनके लिए मसला ये हुआ है कि भारत की जो अपोजिशन जमातें हैं, भारत का जो मीडिया है, भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो मोदी को जिस तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, आपने ये भी देख लिया कि मोदी किसी भी फ्रंट पे या मोदी के हमनवा जो है किसी भी फ्रंट पे जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए उन पे जो दबाव इंटरनल पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है, और जिस तरह से भारत के ऊपर टैरिफ की पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका ने, और बाकायदा अमेरिका और उसके ताल्लुकात काफ़ी मुतासिर हुए हैं भारत के, तो उस सारे सिनेरियो को अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि भारत अपनी तारीख के एक मुश्किल वक्त में है, जहां उसने अपना जो एक हवा क्रिएट किया हुआ था ना इंटरनेशनल दुनिया में, वो मुतासिर हुआ है, उसकी वो एक्सपोज हुआ है, उसकी लेजिटिमेसी, उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है। तो इसलिए भारत के अंदर ये जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है, इसको बुनियाद बनाकर आप आलमी दुनिया को भी ना गुमराह नहीं कर सकते और खुद इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में भी गुमराह नहीं कर सकते। बल्कि अब मोदी से तो इस्तीफों का मुतालबा किया जा रहा है। मुजम्मिल सरवरदी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी, बताएं कि फील्ड मार्शल का दौरा है अमेरिका, उस पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक नई जहद में दाखिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारत को आप कहाँ देखते हैं? भारत के साथ अब क्या होगा? भारत तो इस मुलाकात से, इन दौरों से काफ़ी परेशान है। यकीनन देखें, भारत एक ऐसे डेडलॉक में हमें खड़ा नज़र आता है। देखें, उसकी जो दिफाई ज़रूरियात हैं वो रूस पूरी करता है। आपने एंट्रो में S-400 का जिक्र किया, तो वो S-400 रशियन है जो उनके पास है। एक राफेल के अलावा उनके पास जो फाइटर जेट्स हैं वो भी रशियन हैं। उनके पास काफ़ी रशियन टेक्नोलॉजी है डिफेंस में, लेकिन उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका के साथ हैं। $76 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो उनकी अमेरिका के साथ है। तो ये एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट और डिफेंस इंटरेस्ट के दरमियान एक डेडलॉक में आकर हमें भारत फंसा हुआ नज़र आता है कि या उसको अपने माशी मफादात को कुर्बान करना है या दिफाई मफादात को कुर्बान करना है। दोनों मफादात इकट्ठे लेकर चलना मुझे नज़र आ रहा है कि भारत के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब देखें ना, पुतिन दिसंबर में भारत आना चाहते हैं, भारत उनसे मज़ीद S-400 लेना चाहता है। 2 बैटरीज जो हमने उनकी S-400 की तबाह की वो उनको चाहिए, और S-400 लेना चाहते हैं वो। उसके लिए पुतिन दिसंबर में आ रहे हैं। लेकिन आज ट्रम्प का ट्वीट था कि वेरी सैड कि मोदी इज़ गोइंग टू होस्ट पुतिन। तो ये जो पुतिन और अमेरिका और रूस की दोबारा सर जंग शुरू हो रही है, उसमें भारत एक मुझे मुश्किल सूरत हाल से दो चार नज़र आता है कि उसको रूस और काफ़ी अरसे से वो रूस और अमेरिका दोनों को साथ लेके चल रहा था, लेकिन अब ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। या वो उसको रूस छोड़ना पड़ेगा या अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए दोनों को छोड़ना मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। सर, आप मुझे ये बताएं कि 3 माह बाद ये जो स्टेटमेंट आया है, ये कितना एक अहमकाना स्टेटमेंट है? ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था, लेकिन चलें आ गया। मगर आप मुझे बताएं, आफ्टर वॉर स्ट्रैटेजी में पाकिस्तान तो कामयाब है, लेकिन भारत कहाँ जा रहा है? मजीद धंसता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और तमाम पैनलिस्ट को मेरा बहुत सलाम। भारत ने एक कुआं खोदा है जी अपना, और उसमें और डीप होता चला जा रहा है। जो पहलगाम से, एटलीस्ट पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में पहलगाम से शुरू हुआ और अभी तक वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, और उसमें वो और डीप एंट्रेंच होते जा रहे हैं। देखिए जी, अभी इसको मिड कोर्स करेक्शन कह लें या एटलीस्ट अटेम्प्ट टू फेस सेविंग है। और वो कहते हैं ना कि जो जंग के बाद हुक्का याद आए ना, वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए।
वो दैट इज फॉर बेटर देन इस तरह की हरकतें करते हुए। इररेलेवेंट हो चुका है जी भारत का जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, भारत का जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है वो इररेलेवेंट हो चुका है एज ऑफ टुडे, और दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। ये जो 4 डेज वॉर हुई है उसने प्राइमरीली इनको हिला के रख दिया जी। तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए उन्होंने एक ये फॉल्स फ्लैग, झूठ के ऊपर बेस्ड एक नैरेटिव शुरू किया। उसी झूठ के ऊपर उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन की अपनी कन्वेंशनल फोर्सेस का मिक्स किया प्रॉक्सी के साथ, जो ऑलरेडी अप्लाइड है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। उसमें उसको शिकस्त हुई और पहले ही 40 से 45 मिनट की बैटल में उन्होंने जो एम्बेरसमेंट इकट्ठी की वो किसी भी मिलिट्री कमांडर के लिए, मिलिट्री चीफ के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। अभी अनिल चौहान, सॉरी, ये जो CDS अमरप्रीत सिंह एयर चीफ जो बयान दिया उन्होंने 3 महीने के बाद, और वो स्पीच कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीजें कन्फेस भी करते जा रहे हैं। तो अपने जो पुलवामा में उनके साथ हुआ उसको कन्फेस किया कि जी हमारा वो जो सर्जिकल स्ट्राइक जिनको कहते थे, जिनको हम दरख्तिकल स्ट्राइक्स कहते हैं कि दरख्त गिराने वाली, उनका इररिलेवेंट होना उन्होंने मान लिया। फिर इसी स्पीच में अगर आप आगे जाके सुने तो वो कहते हैं जी कि सरगोदा को टारगेट किया है उन्होंने, और वो सरगोदा के बारे में ड्रीम कर रहे हैं कि वहां से ये F-16 उड़े हैं जिन्होंने पठानकोट में और टारगेट्स लिए अभी पहलगाम के बाद। तो कन्फेस कर रहे हैं कि जी हमारे टारगेट्स एंगेज किए हैं पाकिस्तानियों ने। अच्छा, देखें पाकिस्तान ने लाइव कमेंट्री दी है उस बैटल की, जिसमें आपको याद होगा कि गॉडजिला 3 गुम हो गया जी। उनकी कमेंट्री आप सुन रहे हैं, जो कन्वर्सेशन हो रही थी पायलट्स के बीच में, वो कन्वर्सेशन कोई भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सुने या आप लोग भी सुने तो आपको समझ आ जाएगी कि एक कंफ्यूज्ड पायलट, कंफ्यूज्ड एयरफोर्स और कंफ्यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स हुई है। उनको पैनिक हुए हैं। पता कलामी की माजरत, ये सिर्फ कंफ्यूज ही नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने इनको अंधा, गुंगा और बहरा भी कर दिया था, जिसके बाद इनके ड्रोन्स को तो हाथों से ही गिराया गया। हाथों से क्या, वो लकड़ी की स्टिक्स के साथ उनको टारगेट किया गया और उन्हें नीचे गिराया गया। खैर, मुझे शहजाद भट्ट साहब को भी शामिल करना है। शहजाद भट्ट साहब, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट, ख्वाजा आसिफ का जो आइडिया है, जो उन्होंने मशवरा दिया है इंडिया को, वो कैसा देख रहे हैं? देखिए मुनीज़े, ख्वाजा आसिफ की बात करने से पहले अगर आप गौर करें तो भारतीय एयर चीफ की बात कर लें, आप ट्रंप की बात कर लें, आप सर्वे, मैं आपको दर्जन से ज़्यादा सर्वे बता सकता हूँ जो इस पर हो चुके हैं। इवन के फ्रांस का जो है राफेल त्यारे, फ्रांस ने खुद इंक्वायरी कर ली है। मतलब कि त्यारे गिरने वाली अब 3 माह बाद सोए हुए को ख्याल आ गया एकदम उठकर कि 3 माह गुजर गए हैं जी, ये त्यारे हमने भी गिराए, उनके नहीं गिरे हमारे। मैं समझता हूं जिस तरह भारतीय जर्नलिस्ट झूठ बोलते हैं, इस तरह इनके सियासतदान झूठ बोलते हैं, जितना बड़ा मोदी झूठ है, मैं इस पर कोई कमेंट ही नहीं करना चाहता क्योंकि पूरी दुनिया पर अय्या हो चुका है। मैं आपने अभी एक वर्ड बोला था, मोदी के इस्तीफे की फिक्र आपके मुंह से निकला था, बड़ा अहम था। तो मैं चाहूंगा अपना वक्त जो है मैं जाहिद साहब आपको देना चाहता हूं और आपसे पूछना यह चाहता हूं, क्योंकि मुल्क से बाहर जितने भी सियासी और दफाई जो मामला आता है, मुझे पता है कि आपकी उन पर बड़ी गहरी नजर है। आप मुझे यह बता दें जाहिद साहब कि इस साल के इख्तिताम पर बाहर का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें क्या देख रहे हैं और क्या मोदी की हुकूमत डिसॉल्व होते देख रहे हैं जाहिद साहब? जी बिल्कुल बट साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए जो इलेक्शन के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया था वो तो उनके हाथ से अगर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में उन्होंने कराया तो फिर तो निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से वहां पे अभी इलेक्ट्रोल रिस्क की रिवीजन का उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है और बहुत सारे हिंदुत्व फॉलोअर्स जो हैं उनकी वो शामिल कर रहे हैं जी अपनी लिस्ट के अंदर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी जो है उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया कि फर्स्ट टाइम ये इनकी डेमोक्रेसी के बीच में धांधली तो पहले भी बहुत होती रही है जी। मोदी को हमेशा ये मैंडेट दिलवाया गया क्योंकि इंडिया हैज बिकम अ डीप स्टेट। उनकी मिलिट्री जो है एक मिलिटेंट विंग बन चुका है और उनके तमाम इदारे इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जिस पे उनको बड़ा नाज हुआ करता था, उसके डिसीजंस देख लें, वो बिल्कुल हिंदुत्व बेस्ड सेकुलर से हट के हिंदुत्व बेस्ड फैसले हो रहे हैं। तो ये इलेक्शन रिग करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो मुझे तो इलेक्शन में इनकी हार बिल्कुल नजर आ रही थी। और विद इन RSS ऑल्सो उनके जो लीडर हैं उन्होंने भी मोदी के जाने की बातचीत शुरू की हुई है। वो एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस अभी 75 ईयर्स के ये हो गए हैं। प्रॉब्ली इज थिंकिंग कि इनकी पॉलिटिक्स के साथ अब और बहुत सारे लोग जो RSS से हट के एडवांटेज ले रहे हैं, लाइक अडानीज एंड अंबानीज, और वो जो बिजनेसमैन इनके साथ मिल गए हैं तो ह्यूज इकोनॉमी अटैच हो गया। तो ये फंडामेंटल उससे भी हट रहे हैं, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स वो करते फिर भी उसमें हिंदुत्व के ऊपर ही बेस करके करते हैं। अगर लीगल प्रॉपर इलेक्शन होते हैं तो मुझे तो ये जीतते हुए नजर नहीं आ रहे।
जहां तक रेजिग्नेशन का ताल्लुक है तो आई डोंट थिंक सो कि अब इलेक्शन से पहले आरएसएस या ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन बात यह है कि रेजिग्नेशन का इनसे तकाजा तो किया जा रहा है। जो जो इंतखाबात करीब होते हैं हम देखते हैं कि मोदी की तरफ से इस किस्म की प्रैक्टिसेस का आगाज हो जाता है, वो ज़्यादा एंटी मुस्लिम भी हो जाती हैं और हम देखते हैं कि वो अपने आप को इंतखाबात में फातेह बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। और अभी जो हो रहा है वो तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को छुपाने के लिए किया जा रहा है।